4 जुलाई 1969 को रात 9:45 बजे कैलिफोर्निया के वैलेजो में ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क में एक परिवार का रात्रिभोज एक बार फिर से तबाह हो गया जब 22 वर्षीय महिला दरलीन फेरिन को बर्बरतापूर्वक गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटनास्थल एक पूरी तरह से भ्रमित दृश्य था जब गोलीबारी की आवाज रात के वायुमंडल में गूंज गई, जिससे भीड़ में पैनिक का संचार हुआ। पैनिक स्ट्राइक चीखें और मदद के लिए चीखें हवा में पेंच करती रहीं जब एक बिना किसी कारण के हिंसक कार्य ने एक महिला को मार दिया और दूसरी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। एक बार शांतिपूर्ण पार्क अब रक्त और विनाश का एक सपना दृश्य था। हत्यारा अभी भी भाग गया था और कोई भी नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। जब हम उस भयानक रात के घटनाओं को इकट्ठा करते हैं तो दृश्य हमारे मन में जीवंत हो जाता है, जहां पार्क का एक बार शांतिपूर्ण वातावरण अब अंधकार में डूब गया है। धुआं और गोला बारूद का गंध हवा में भर गया था, जो आमतौर पर गर्मियों के शाम को भरने वाले त्योहारी वातावरण के विपरीत था। टूटे हुए ग्लास और तोड़े हुए सपने घटनास्थल के नीचे घायल शव के नीचे फैले हुए थे। दरलीन की कार, एक हरी चेवी रोडस्टर, खुले दरवाजे और टूटे हुए शीशे, आतंक और हिंसा की एक भयानक कहानी बताती थी। एक समुद्र का चेहरा शौक और घृणा में फ्रीज हो गया था जब वे जो कुछ भी देखे थे उसकी वास्तविकता की शुरुआत हुई। दरलीन फेरिन, जीवन रहित शव, ड्राइवर की सीट पर लुढ़क गया। उसकी शरीर गोलियों से भर गया था। उसकी लंबी सुनहरी जटिलताओं और सौम्य त्वचा अब उसके सिर के चारों ओर जमा हुए खून से प्रभावित हो गई थी। उसका एक बार जीवंत जीवन एक ठंडा, कठोर वास्तविकता में कम हो गया, जिससे एक परिवार को दर्द और एक समुदाय को डर से टूट गया। उसकी जिंदगी एक पल में ले ली गई, जिससे उसके जीवन के पीछे के मकसद के बारे में प्रश्न छोड़ गए। अपराधी अभी भी अज्ञात था, जिसने इस घृणित अपराध के लिए जिम्मेदार था, जिसने एक रहस्यमय संदेश छोड़ दिया जो वैलेजो की शहर के लिए हमेशा के लिए भयभीत होगा। पार्क में पैनिक चीखें और मदद के लिए चीखें थीं, जब लोग घटनास्थल से दूर भागने के लिए भाग रहे थे। कुछ गवाहों ने सुना कि एक पुरुष की आवाज बोली कि पुलिस जानती है कि मैं हत्यारा हूं, गोलीबारी के बाद कुछ ही पलों में। अन्य लोगों ने दावा किया कि वे घटनास्थल से भागने वाले एक पुरुष को देख रहे थे, जिसने विनाश और भ्रम का एक ट्रेल छोड़ दिया। कुछ गवाहों ने यह भी दावा किया कि वे एक सफेद कार को घटनास्थल से भागने के लिए देख रहे थे। जब आखिरी शव के मदद के लिए चीखें की आवाज समाप्त हुई तो घटना की वास्तविकता का सच्चा भयानकपन समझ में आया। ज़ोडिएक किलर, अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध सीरियल किलर्स में से एक, उत्तर कैलिफोर्निया में लेट 1960s और अर्ली 1970s के दौरान मौत और दार का एक ट्रेल छोड़ गया। इस केस के केंद्रात्मक पुरुष अभी भी अनजान है, लेकिन कुछ विस्तृताकर आर्थर ले एलन को प्राइम सस्पेक्ट मानते हैं। एलन 18 जून 1933 को सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया में पैदा हुआ था। वह एक मध्यम वर्ग परिवार में पैदा हुआ था और सैक्रामेंटो हाई स्कूल में पढ़ा था। लेट 1960s के दौरान एलन वल्लेजो, कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गया, जहां उसने अपनी हत्या का स्प्री शुरू की। आर्थर ले एलन का दिनचर्या एक सबर्बन मध्यम वर्ग के पुरुष के तरह था। वह लोकल वॉल्क्सवैगन डीलरशिप में यूज कार सेल्समैन के रूप में काम करता था और अपने बेटा की लिटिल लीग टीम के लिए कोच के रूप में कुछ समय वॉलंटियर होता था। एलन के नेबर्स ने उसे एक मित्र और लिखने वाला पुरुष के रूप में वर्तित किया, जो हर वक्त अपने सहायक के लिए तैयार होता था। वह एक एविड रीडर था और अपने फ्री समय में टेलीविजन देखने का शौक रखता था। एलन की पारिवारिक जीवन सीमित रूप से नॉर्मल थी, जिसमें उसके पत्नी और 2 बेटे थे जो उसे प्यार करते थे।
उसके बाहर की लिखने वाली पर्सनालिटी के बावजूद एलन के पास एक अंधक कोना था जो थोड़ी थोड़ी शुरू हो रहा था। उसके जानते ह्यू लॉगॉन ने उसे एक टेम्पर वाला और कभी-कभी आर्ग्यूमेंटेटिव पुरुष के रूप में वर्तित किया। उसके कोवर्कर्स ने कहा कि वह हर वक्त अपने कमीशन को बढ़ाने के लिए अननेसेसरी रिस्क्स लेते थे। एलन के पास गन्स और नाइव्स के लिए एक अधिकरण था जो उसके जानते ह्यू लॉगऑन को चिंता का विषय बन गया था। उसके पास सेक्स और मौत के लिए एक अधिकरण था जो उसके एक्वेंटेंसेस के बीच एक खुली घटना थी। एलन के उसके आसपास के लोगों के साथ संबंध कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड द। वह अपनी पत्नी बेट्टी के साथ सबसे आसपास था जो उसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके लिए बीची लड़ाई रखने वाली थी। एलन अपने बीटा माइकल के साथ भी आसपास था जो उसके अंधक कोना के बारे में जाना कर नहीं था। लेकिन उसके नेबरहुड के अन्य पुरुषों के साथ उसके संबंध अधिक सुपरफिशियल और कभी-कभी उसके गन्स और हंटिंग के लिए प्रेम के आधार पर थे। जब फर्स्ट मर्डर के लिए मंथ्स शुरू होते गए, एलन के विचार अनेकटमक हो गए, जिसे उसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके पास वार्निंग साइंस छोटे गए। लेकिन ये पता कैसे चल रहा था कि एलन का विचार कैसे बदल रहा था ये माइकल का जन्म जो 1959 में पैदा हुआ था और जिसे एलन का दुनिया का केंद्र बन गया था। या था ये कुछ अधिक अंधक जिसे एलन का अपने आसपास के लॉगॉन पार अपना अधिकरण और निगरानी करना था। फर्स्ट मर्डर के लिए मंथ्स के दौरान एक श्रेणी के घटनाओं के साथ जूड ह्यू जो ज़ोडिएक किलर के मोडस ऑपरेंडी का आधार बन गया था। लेकिन एलन का विचार कैसे बदल रहा था ये पता नहीं चल रहा था। फर्स्ट वार्निंग साइंस एलन के विचार के बारे में शुरू हुआ 1960s के शुरुआत में जब वह अपने बेटा को लॉन्ग एमलेस ड्राइव्स के लिए ले जाता था। ये ट्रिप्स अधिकार के लिए कभी-कभी डार्क टर्न ले जाते थे जब एलन अपने बेटा को कुछ वर्तित करता था और अपने अनुभव के बारे में बताता था। उसके पत्नी बेट्टी ने इन ट्रिप्स के बारे में चिंता व्यक्त की, लेकिन एलन ने उसकी चिंता को अपना दिया और कहा कि वह सिर्फ अपने बेटा को दुनिया के हर्षिकता के लिए तैयार कर रहा था। जब मंथ्स के दौरान गुजरा, एलन के विचार अनेकटमक हो गए और उसके आसपास के लोगों ने उसके अनेकटमक विचार को देखा। उसके कोवर्कर्स ने कहा कि वह फ्रिक्वेंट एब्सेंसेस और स्ट्रेंज बिहेवियर के लिए जाना कर थे। उसके नेबर्स ने भी कहा कि वह अपने घर से अधिक समय दूर रहते थे और कभी-कभी रात के ऑड आवर्स पार वापस आते थे। लेकिन ये वार्निंग साइंस के बावजूद कोई भी एलन के पास ज़ोडिएक किलर के हेनस क्राइम्स के लिए समर्थन नहीं करता था। एक ऐसी 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 ऐसी
ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ए वह एक ठंडी शरद ऋतु की शाम थी। 20 दिसंबर 1968 को लगभग 9:45 बजे कैलिफोर्निया के वैलेजो में फोग सैन फ्रांसिस्को बे से आ रहा था, जो ग्रामीण सड़कों पर एक भारी धुंधला पैदा करता था। तापमान 48 डिग्री फ़ारेनहाइट था, एक गहरी हवा जो भूमि पर एक गहरी धारा को पार करती थी। अंधकार केवल कभी कभी स्ट्रीट लाइट द्वारा चमकता था, जो जमीन पर अजीब से छायाएं बनाता था। रात शांत थी, जिसमें आसपास के क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं था। एक श्रृंखला की घटनाएं इस भयानक रात के लिए नेतृत्व कर रही थीं। 4 जुलाई 1968 को डेविड फार्डे, एक 17 वर्षीय उच्च विद्यालय छात्र, और उनकी दोस्त बेटी लू जेनसन भी 16 ने निर्णय लिया था कि वे कैलिफोर्निया के बेनेसिया के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में एक ड्राइव करेंगे। वे एक दूरस्थ मिट्टी की सड़क पर पार्क किए गए थे जब उन्हें एक घातक हमले में गोली मार दी गई थी। मामला ठंडा हो गया, लेकिन एक समान शैली के हमले का फिर से हुआ था 27 सितंबर 1968 को। पॉल स्टाइन, एक 29 वर्षीय टैक्सी चालक, को सैन फ्रांसिस्को में गोली मार दी गई थी। एक रहस्यमय पत्र पुलिस को भेजा गया था, जिसमें हमलों के लिए जिम्मेदारी लेते हुए और भविष्य में और हमले की भविष्यवाणी करते हुए 20 दिसंबर 1968 को सूर्यास्त के समय कैलिफोर्निया के वैलेजो में एक जोड़ा, माइकल मेजियू और डार्लिन फेरिन, एक दूरस्थ पार्किंग लॉट में एक कार में पार्क किए गए थे। उन्हें लगभग 9:45 बजे एक मास्क वाले व्यक्ति द्वारा हमला किया गया था, जिसने कई गोलियां चलाईं, दोनों पीड़ितों को घायल कर दिया। माइकल को बचने में सफलता मिली, लेकिन डार्लेन गंभीर रूप से घायल हो गई और बाद में अपने घावों से मर गई। हत्यारा फिर से घटनास्थल पर लौट आया और डार्लिन के शरीर में कई गोलियां चलाईं, यहां तक कि वह पहले से ही मर चुकी थी। हत्यारा फिर से घटनास्थल से भाग गया, एक भयानक अपराध स्थल छोड़ दिया। इस अपराध का सबसे हैरान करने वाला विवरण यह है कि हत्यारे ने अपनी शिकार के साथ कैसा व्यवहार किया। गोली मारने के बाद हत्यारा फिर से घटनास्थल पर लौट आया और डार्लिन के शरीर में कई गोलियां चलाईं, यहां तक कि वह पहले से ही मर चुकी थी। यह स्तर की घृणा हत्यारे की कमी का प्रमाण है और मानवता की कमी। यह तथ्य कि हत्यारा ने डार्लिन को मारने के बाद भी गोलियां चलाईं, यह दर्शाता है कि वह कितना घृणित था। यह एक ठंडे पसीने की याद दिलाता है कि वह अपने शिकारों पर क्या करने के लिए तैयार था। मुझे पता है यहाँ क्या वास्तव में हुआ। नीचे टिप्पणी में लिखें और इस भयानक अपराध के बारे में अपने सिद्धांतों को साझा करें। जोडियाक किलर केवल एक अनजान हमला था या इसमें और कुछ था? नीचे टिप्पणी में अपने विचारों को साझा करें और चर्चा में शामिल हों। जोडियाक किलर के अपराधों की जांच में जारी होने के साथ उसकी घृणा की पूरी सीमा स्पष्ट हो गई। वह जो अपराध किए थे वे केवल अनजान हमले नहीं थे, बल्कि सावधानी से योजनाबद्ध और निष्पक्षता से पूरा किए गए थे। यह तथ्य कि वह इतने लंबे समय तक पकड़े नहीं जा सके, यह अपराधों की रहस्यमयता और भय को और भी बढ़ाता है। जोडियाक किलर की आतंक की राजधानी कई वर्षों तक जारी रही, जिसमें कई निर्दोष पीड़ितों की जान गई। और जब हम इस मामले की जांच में गहराई से जाते हैं, तो हम जांच को समझने की कोशिश करेंगे जो उसे न्याय की ओर ले जाने के लिए बनाई गई थी। पुलिस ने पहली बार जोडियाक किलर के हत्याओं के लिए